ओके चलो, तो बेटा रिएक्शन आवाज शुरू कर दो। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 पूरा खत्म हो चुका था। हाँ अभी थोड़ा महीन करो तो नहीं यार, आते मसलम है। हाँ अरिजीत सिंह जो निकालो, आवाज थोड़ी और महीन करो। आवाज ठीक आ रही है अभी? अभी आवाज ठीक है? चलो ठीक है, ओके ओके। तो बेटा सुनो, अपन लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 खत्म कर लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। मैं पहले आपको ये क्लियर कट बताना चाहूंगा कि पार्ट 2 में, जैसे पार्ट 1 में तुमने कुछ नहीं तो 50-60 पन्ने भरे होंगे, ठीक। उन 50-60 पन्नों में अगर याद करने वाली चीजों को लिखा जाए तो एक पेज में खत्म हो जाएगा। मतलब एक पेज के बराबर याद करना पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर -i का ऑर्डर, +i का ऑर्डर, +r का ऑर्डर, -r का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, कुछ बातें थी जो याद करनी पड़ी। 50-60 पन्नों में एक पन्ना। मैकेनिज्म पार्ट 2 में भी आप ये मानिए कम से कम 30-35 पन्ने भरेंगे, और इसमें आधे पन्ने के बराबर भी याद नहीं करना है। मैकेनिज्म पार्ट 2 इज टोटली द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिज्म पार्ट 1। आपने पार्ट 1 में जो जो पढ़ा, आपने रेजोनेंस पढ़ा, इसमें लगेगा। आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, इसमें लगेगा। आपने कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पढ़ा, इसमें लगेगा। तो जो कुछ भी आपने पार्ट 1 में पढ़ा है वो सब कुछ पार्ट 2 में अप्लाई होगा। इसीलिए जब भी मैं पार्ट 1 खत्म करता हूं, मैं एक क्लास जरूर ऑफ करता हूं ताकि स्टूडेंट घर पर उसको अच्छे से पढ़ ले, हमारी सीट को सॉल्व कर ले। जैसे कल आप लोगों की छुट्टी रखी थी, मैंने इसलिए रखी थी। उम्मीद है कुछ लोगों ने रिवाइज किया होगा और क्वेश्चंस भी लगाए। सबसे उम्मीद नहीं है वैसे हमको, तुम लोगों पे बड़ा विश्वास है हमको, करके नहीं आए होंगे, ये विश्वास है, ठीक है। खैर, तो मैंने आपको क्लियर कर बताया कि यहां पर पार्ट 1 का एप्लीकेशन होगा। अब देखो बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 इज एक्चुअली टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। ये है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2, टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। हम लोगों को 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़नी है: एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़नी। तो सबसे पहले हम लोग चालू करना चाहेंगे अबाउट एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो एडिशन रिएक्शन सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे क्या होती है एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का मतलब जिनके पास कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल हो या ट्रिपल। डबल बॉन्ड होगा तो 1 पाई बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई बॉन्ड होंगे। क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, कोई एक एटम आके यहां अटैच हो जाएगा और कोई दूसरा एटम आकर यहां अटैच हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल अटैक कर रहे हैं और अटैक करके जुड़ते जा रहे हैं। क्या अंदर से कुछ निकल रहा? नहीं, आते जाओ जुड़ते जाओ। दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसके बिहाफ पर 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। एक चीज यहां आकर जुड़ गई सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, एक चीज यहां आके जुड़ गई सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से। दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। क्लियर? तो क्या होगा यहां पर, हियर 1 पाई बॉन्ड ब्रेक्स and 2
sigma bond are formed. Hence अनसैचुरेशन बेटा डिक्रीज करेगी या बढ़ेगी? डिक्रीज करेगी। हेंस अनसैचुरेशन डिक्रीजेस। ओके बेटा, अनसैचुरेशन का मतलब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। जब मल्टीपल बॉन्ड टूट रहे हैं, सिग्मा में तब्दील हो रहे हैं, पाई बॉन्ड की संख्या घट रही है, मतलब अनसैचुरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। अगर रिएक्टेंट के पास 2 पाई बॉन्ड होंगे तो प्रोडक्ट के पास 1 पाई बॉन्ड होगा। अगर रिएक्टेंट के पास 1 पाई बॉन्ड होगा तो प्रोडक्ट के पास 0 पाई बॉन्ड। तो अनसैचुरेशन क्या हो रहा? कम हो रहा। तो बेटा एक बात बताओ, अगर रिएक्टेंट के पास 2 पाई बॉन्ड हुए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। फिर 1 पाई बॉन्ड टूट गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। बोलो हाँ या ना? और अगर रिएक्टेंट के पास 1 पाई बॉन्ड हुआ तो वो भी टूट जाएगा, तो प्रोडक्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट होगा sp तो प्रोडक्ट होगा sp2, रिएक्टेंट होगा sp2 तो प्रोडक्ट होगा sp3। अनसैचुरेशन घट रहा है, पाई बॉन्ड घट रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp से sp3 की तरफ जा रहा है। ओके, अच्छा सुनना बेटा, बेसिक पढ़ लिया हम लोगों ने कि एडिशन रिएक्शन में मोटा मोटा क्या हो रहा है, पढ़ा। अब सुनना, अब ये जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है जिसका पाई बॉन्ड आप तोड़ रहे हैं और 2 चीजों को ऐड करा रहे हैं, इस मॉलिक्यूल पर सर्वप्रथम ऐड कौन हो रहा है? इस मॉलिक्यूल पर सर्वप्रथम ऐड कौन हो रहा है? उस बिहाफ पर एडिशन रिएक्शन 3 प्रकार की होती है। अगर इस अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल पर जिसका आप पाई बॉन्ड तोड़ेंगे सर्वप्रथम इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इसके ऊपर सर्वप्रथम फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो इसे कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और अगर इसके ऊपर सर्वप्रथम न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब बच्चों ये कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। मेरे सामने यस, ये 3 प्रकार की है बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे मैं लिखूंगा वैसे लिखेंगे आप, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और बेटा बोलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 3 प्रकार की हमें पढ़नी है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सुनना बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, सबसे पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और मैं अपने छात्रों को बताना चाहूंगा, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बच्चा तो दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप। बेटा बोलो क्या होता है? स्लोवेस्ट स्टेप। आप लोग भविष्य में हमसे जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि स्लोवेस्ट स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सुन लो मेरी बात। एक क्लास में 100 बच्चे थे, बहुत होशियार पहला बच्चा और सबसे कमजोर 100वां बच्चा। अपने आप समझ जाओगे, देखना। मैंने कहा जो उस क्लास में सबसे होशियार बच्चा था उसका सिलेक्शन हो गया। बताओ क्लास में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? आप नहीं बता पाओगे। कहां बता पाओगे? सबसे होशियार का हुआ है ना। लेकिन अगर मैं कहूं उस क्लास के सबसे कमजोर बच्चे का सिलेक्शन हो गया, बताओ कितने सिलेक्शन हुए? 100। धन से आपने बताया। हाँ, जिस प्रकार से किसी क्लास की प्रोग्रेस उस क्लास के सबसे कमजोर बच्चे से डिसाइड होती है, उसी प्रकार से किसी रिएक्शन की रेट उसके सबसे स्लोवेस्ट स्टेप से डिसाइड होती है।
इसीलिए हम स्लोवेस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। क्लियर? तो जब इलेक्ट्रोफाइल ने उस पर अटैक किया, देन दैट स्टेप इज स्लोवेस्ट स्टेप, सो कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसीलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोफाइल के नाम पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आपको जान के खुशी होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही होती हैं। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल एडिशन। आप बताएंगे क्या होगा? फर्स्ट, फ्री रेडिकल अटैक्स, and this step is slowest step. This step is slowest step, बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एक ही एग्जांपल होता है बेटा, एडिशन ऑफ HBr in presence of peroxide। एक एग्जाम्पल है इसका। ओके, और तीसरा बेटा क्या है? अब जल्दी से बताओ, क्या तीसरा वाला मुझे समझाने की जरूरत है? बताओ क्या होगा, बोलो। फर्स्ट, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स विच इज द स्लोवेस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बिल्कुल सही बोला। First, nucleophile attacks, which is a slowest step, बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसका बेटा एग्जाम्पल है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बिल्कुल सही बोला। जानते हो ये क्या तैयार हो गया? ये एक फ्लो चार्ट तैयार हो गया कि तुम्हें इस हेडिंग एडिशन रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है। एक स्टूडेंट को एडिशन रिएक्शन शुरू करने से पहले एटलीस्ट इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे ही बेटा तुमने देखा कि रिएक्टेंट पर एल्कीन बना हुआ है, आंख बंद किया, दन से मारा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे ही तुमने देखा एरो के ऊपर लिखा है HBr और एरो के नीचे लिखा है पेरोक्साइड, दन से मारा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जैसे तुमने देखा रिएक्टेंट है एल्डिहाइड या कीटोन, दन से आंसर मारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इतना तो तुम्हें बिल्कुल 24 घंटे दिमाग में होना चाहिए। ओके, तो चलो एक बार समरी हो जाए, फिर से फटाफट बोलेंगे बेटा। एडिशन रिएक्शन वही मॉलिक्यूल देंगे जिनके पास पाई बॉन्ड हो, हाँ या ना? हाँ या ना? पाई बॉन्ड कितने सिग्मा बनेंगे? पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चीजें आती जाएंगी और ऐड होती जाए, इसीलिए नाम पड़ा है एडिशन रिएक्शन। बच्चों बात बताओ, अगर रिएक्टेंट sp होगा तो प्रोडक्ट, और अगर रिएक्टेंट sp2 होगा तो प्रोडक्ट। एडिशन रिएक्शन कितने प्रकार की? अगर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो, बड़ा एग्जांपल बोलो, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। अगर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो, एग्जांपल बोलो, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और अगर फ्री रेडिकल ने अटैक किया तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसका एक ही एग्जांपल है, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। गॉट इट? सो नाउ अब अपन लोग को ये तीनों बच्चों डिटेल में पढ़ना है। हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तैयार है सब लोग? चलो हटाए इसको, फोटो खींच लो, देर से आए हो।
अच्छा अच्छा ठीक है, मोबाइल तो होना चाहिए, आजकल बहुत जरूरी रहता है। हेलो, क्या हो रहा है? मोबाइल, अबे ठीक है, जल्दी से लिख। ये इसे विस्परिंग कहते हैं, कानाफूसी, है ना। हम रजाई के अंदर जब मोबाइल डाल के इसी बात का और मम्मी बाहर चप्पल लिए खड़ी, तो तनिक तुम रजाई हटाओ तो दन से पड़ती है। फिर हम सोते हुए बहुत पिटे हैं। हाँ, अक्सर मुझे मालूम होता था कि आज गलती करी है तो पापा जो है उड़ाएंगे। खैर पापा के साथ ज्यादा रहने का समय नहीं मिल पाया, 17 साल के थे पापा एक्सपायर हो गए हमारे, तब 12th का पेपर देने गए थे, तो हमें मालूम था कि मम्मी शिकायत करेंगे। तो हम धीरे से जाते थे, मेरी अम्मा रहती थी साथ में दादी, तो रजाई में घुस जाते थे, सोने का नाटक करते थे। पापा भी उतने बड़े बल्ले हैं, बल्ला ला के ऊपर ही से मारते थे। बल्ले से बहुत पिटे हैं, नहीं बैट, उससे बहुत पिटे, लकड़ी का बैट। कभी भी आज तक मैं बैट तोड़ नहीं पाया खेलते खेलते, जब भी टूटा पिटते पिटते टूटा, खेलते खेलते कभी नहीं टूटा वो। ठीक है, आइए खैर आगे चलते हैं, हटा क्या, चलिए। अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सेंटर हेडिंग पड़ेगी इलेक्ट्रोफिलिक, आवाज नहीं, अच्छे से देखेंगे, याद करने वाला कुछ भी नहीं है। ओके, 2.5 घंटे पढ़ाऊंगा, एक अक्षर याद नहीं होना है, सिर्फ देखिए। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसी को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं EAR। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर द, अभी अभी लिखवा चुके हैं, दोबारा लिखवा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्कीन with characteristic reaction of alkene with H2, X2, HX, HOCl, NOCl, H2SO4, acetic acid, water in presence of acid, water in presence of acid। ठीक है, देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अब नहीं बोलूंगा, कुछ भी याद नहीं करना है। सो प्लीज बी कंसंट्रेट कि कैसे क्या समझा रहे हैं सर, उसे आपको समझना है, याद कुछ नहीं करना है। अब दोबारा मत बुलवाना। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन देती है। अब ये किसके साथ देती है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स है, H2, X2, HX, HOCl, NOCl, H2SO4, एसिटिक एसिड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये बेटा याद नहीं किए जाते, ये ऑटोमेटिक दिमाग में याद हो जाते हैं। ठीक, सुनना, इसमें से बेटा आप H2 और X2 को हटा दो। इनका जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये बिल्कुल निराले अंदाज में होता है, ये कॉमन ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। बाकी जितने ये मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम लोग रिएजेंट कहते हैं। आप प्रत्येक रिएजेंट को अगर देखें तो उसके पास एक कैटायनिक पार्ट है और एक एनायनिक पार्ट है। आप देखिए HX में H+X, बेटा कैटायनिक पार्ट बोले तो इलेक्ट्रोफाइल और एनायनिक पार्ट बोले तो न्यूक्लियोफाइल। सहमत है आप लोग? अच्छा देखो बेटा आगे देखो, HOCl, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर को घसीटेगा, माइनस प्लस। आपको विश्वास नहीं होगा, IIT का क्वेश्चन है। HOCl में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या होता है, Cl+, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है, OH-। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसपे प्लस चार्ज हो और न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसपे माइनस। ये सब कहां सिखाया गया, पार्ट 1 में। ठीक है, अच्छा चलो बेटा NOCl को देखो, आपको तो अच्छी फीलिंग आएगी। NOCl में अक्सर बच्चे सोचते हैं कि बेटा देखो NOCl ये होता है, आवाज नहीं,
ये NOCl है। ठीक, अब इसमें नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को घसीटेगा माइनस और प्लस, लेकिन यहां पे थोड़ा सा उल्टा होता है, जब ये टूटता है तो NO प्लस और Cl माइनस। तो बच्चे अक्सर सोचते हैं कि सर ये उल्टा क्यों हो गया, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को घसीटेगा तो नाइट्रोजन पे माइनस आना चाहिए और Cl पर प्लस आना चाहिए, सर ये उल्टा क्यों हो गया। अच्छा भाई आओ इसका उल्टा एक्सप्लेन कर दे। देखो बेटा, उल्टा हुआ तो प्लस आया जो कि मैं बोल रहा हूं, और आप कह रहे थे कि प्लस नहीं आना चाहिए माइनस आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। क्या ये एक मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, MOT को फॉलो करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन इन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अगर बेटा हम यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन निकालें तो 7 और 8 15, 15 में से एक गया 14। हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, ट्रिक बना रखी है, जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, हाँ या ना। इधर देखो जरा NO माइनस देखो, 7 और 8 15, 15 और 1 और 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 पे होता है 3, 15 पे होगा 2.5, 16 पे होगा 2, याद है कि नहीं। आपको मालूम है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। इसीलिए बेटा ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जब ब्रेक होता है ना तो NO पे आता है प्लस और Cl पे आता है माइनस, ताकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाए 3 और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इसलिए NOCl में रूल के अपोजिट ब्रेकिंग होती है। ब्रेकिंग के मुताबिक NO पर माइनस आना चाहिए, Cl पर प्लस, लेकिन आता है NO पे प्लस और Cl पे माइनस, ताकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाए 3। ठीक है, आपको लिखना हो तो आप हाशिए पर लिख लीजिएगा। ओके आगे बढ़िए। H2SO4 की ब्रेकिंग होती है H प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, एसिटिक एसिड की ब्रेकिंग होती है CH3COO माइनस और H प्लस। ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा। ठीक है बेटा, तो हर रिएजेंट को अगर ध्यान से देखें तो हर रिएजेंट के पास एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ओके अच्छा, और देखते जरा, अब देखते हैं वाटर को, कुछ सीखने को मिलने वाला है। लिख लिया सबने? देखो वाटर में अक्सर बच्चे सोचते हैं कि वाटर होता है HOH, तो H प्लस OH माइनस, ये ऐसे टूटेगा। थोड़ा सा गलती कर रहे हैं आप। वाटर जो होता है बेटा ये हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सोर्स के रूप में काम करता है। वाटर कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स नहीं हो सकता। जितने भी बच्चा सॉल्वेंट होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल के सोर्स के रूप में काम करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर होता है ये लोन पेयर। क्या होता है? इसलिए बेटा हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रोफाइल की है, इसलिए जब भी बेटा वाटर का एडिशन करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल के सोर्स के रूप में हम एसिड को डाल देते हैं। बेटा किसको? एग्जाम्पल के तौर पर H2SO4 को डाल दिया। तो ये जो बेटा एसिड होता है, दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो वाटर होता है बेटा वो हमेशा बिहेव करेगा एज सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? कोई भी सॉल्वेंट ले लो, लिखो ये मत जरा, एग्जाम्पल और समझिए। मान लो मैंने सॉल्वेंट के रूप में एल्कोहल ले लिया, तो एल्कोहल जो सॉल्वेंट है बेटा ये भी काम करेगा ऐसे सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हमें सबसे पहले चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल के सोर्स के रूप में हम एसिड डालते हैं। बेटा बोलो क्या डालते हैं? एसिड। तो ये जो एसिड है बेटा ये काम करेगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो एल्कोहल है ये सोर्स होगा न्यूक्लियोफाइल का, बोले तो RO माइनस।
पहले इतना पता क्लियर होगा। इसीलिए बेटा जब भी हम लोग वाटर का एडिशन कराते हैं, इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को एक नया नाम दिया जाता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। सब लोग बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए एसिड कैटालाइज्ड, और वाटर का एडिशन हो रहा है इसलिए हाइड्रेशन। बताइए भूमिका समझ में आई कि नहीं आई? पूरा क्लियर हुआ? चलो भाई ठीक है, फटाफट। एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसके किसके साथ बोल दो? H2, X2, HX, HOCl, NOCl, H2SO4, एसिडिक एसिड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बेटा HX में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, H प्लस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, HOCl में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, NOCl में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। ये उल्टा क्यों है एक्सप्लेन हो गया, क्योंकि NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। ठीक है। जब वाटर का एडिशन करवाते हैं तो किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ओके। वाटर इज ऑलवेज सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। ओके। अच्छा, और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जल्दी से बोलेंगे, जहां पे सर्वप्रथम अटैक कौन करेगा, और ये स्टेप होगा RDX। और जब बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा तो फिर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, और ये स्टेप होगा फास्ट। ठीक है। चलिए, जो लिखना चाहे जल्दी से लिख ले, फिर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को डिटेल में समझने जा रहे हैं। ओके। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे पढ़ाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, सिमिलरली एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ एल्कोहल भी होगा। एल्कोहलेशन कह सकते हैं उसको, ठीक है। सॉल्वेशन कह सकते हैं उसको, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, क्या मैं इसको चालू करूं डिटेल में? तैयार है सब लोग? हटाओ इस पेज को, थोड़ा सा साथ साथ में लिखते रहो। अब तुम लोग क्या सोच रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन खत्म होने का मतलब समझते हो? जो तुम्हारा एल्कीन वाला चैप्टर है खत्म हो जाए। जैसे ही पढ़ाऊंगा मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन खत्म हो जाएंगी। जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एल्केन खत्म हो जाएगा। तो जब मैं एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा स्पीड कैसे बनती है। तो यहां पर सीख लीजिए जो सीखना है आपको। हटाने जा रहा हूं बेटा, चलिए। ओके, बोलो। चलो भाई, अब जरा पेन कॉपी बंद करो, नजर सामने रखो। सुन, मान लो मैंने कोई एल्कीन ले लिया, प्रोपीन। आवाज नहीं, एल्कीन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा। हमने इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया बेटा ड्राई HCl का। बेटा बोलो किसका? मैंने ड्राई HCl ही क्यों लिया, एक्वस HCl क्यों नहीं लिया? यह भी एक्सप्लेन होगा आज ही की क्लास में। अभी फिलहाल आप इस पर दिमाग हटा दें। आप सिंपल ये सोचें कि हमने HCl को ऐड करवाया है। आप समझ गए यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? H प्लस। सबसे पहले अटैक कौन करेगा? H प्लस। एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब ये अटैक करके कुछ इंटरमीडिएट बनाएगा तो उस इंटरमीडिएट पर सेकंड स्टेप में अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, और आपका प्रोडक्ट आपके सामने होगा। अब देखिए, ये H प्लस अटैक करने आ रहा है। ओके, याद करो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कुछ याद है?
जब किसी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल पर कोई रिएजेंट अटैक करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ याद है? अब बड़ा सवाल ये है कि हम इन पाई इलेक्ट्रॉन को किस कार्बन पे ट्रांसफर करें। सुनते रहना, इस पे ट्रांसफर किया तो यहां माइनस यहां प्लस आएगा, और इस पे ट्रांसफर किया तो यहां माइनस और यहां प्लस आएगा। सवाल है किस पे ट्रांसफर करें? चुपचाप मुंह बंद करके बैठिए। किस पे ट्रांसफर करें? आइए दोनों कंडीशन देखते हैं। एक बार इस पे ट्रांसफर किया कंडीशन 1, और एक बार इस पे ट्रांसफर किया कंडीशन 2। आइए दोनों कंडीशन जरा देखी जाए। आइए, जैसे कंडीशन 1 देखिए, देखो बेटा, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हुआ तो यहां माइनस आएगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस से जाकर जुड़ जाएगा। आपका इंटरमीडिएट ये बन गया, इस पर प्लस आ गया और इस पर CS, एंड दिस इज ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले पे ट्रांसफर हुआ तो यहां माइनस यहां प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस से जाके जुड़ जाएगा, और आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा? प्राइमरी कार्बोकैटायन। अच्छा, मेरे स्टूडेंट पार्ट 1 में हमसे पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, जबकि प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल। बेटा एक बात बताओ, रिएक्शन किस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहेगी? मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? इसलिए फर्स्ट स्टेप डिसाइडेड द मेन प्रोडक्ट एंड सेकंड स्टेप डिसाइडेड द माइनर प्रोडक्ट। बेटा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक प्रोडक्ट कभी बनता ही नहीं है, हमेशा एक से ज्यादा बनते हैं। हम लोग हमेशा लेकिन बात करते हैं मेजर प्रोडक्ट की, हम लोग कभी भी बेटा माइनर प्रोडक्ट को नहीं बनाते। इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि पहला रास्ता हमारे लिए सही है क्योंकि ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा रास्ता हमारे लिए गलत है क्योंकि ये बनाएगा माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो आप बताइए बेटा, फर्स्ट शिफ्टिंग ट्रांसफर सही हुआ या सेकंड ट्रांसफर? फर्स्ट ट्रांसफर सही हुआ। अब इसके ऊपर सेकंड स्टेप में कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस विल बी द फास्ट स्टेप। यहां पे जाके मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, ये देखो बेटा, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना? अगर बेटा हम नीचे वाले की बात करें तो बेटा अटैक तो इसके ऊपर भी Cl माइनस का होगा और ये फास्ट स्टेप होगा, लेकिन यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, और हम लोग माइनर प्रोडक्ट को कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। राइट? तो ये देखिए कितने आराम से हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ा। ओके, रुक जाइए, फिर लिख लीजिएगा, जस्ट वेट। अब सवाल ये है कि भाई हमारे मेडिकल में क्वेश्चन आ गया तो इतना समय तो होता नहीं है कि हम दोनों तरफ ट्रांसफर करके चेक करें कि मोर स्टेबल कौन है, लेस स्टेबल कौन है, फिर मोर स्टेबल को पकड़ के अपना प्रोडक्ट बनाए। इतना समय तो है नहीं। अब देखिए, डायरेक्ट हम रिएक्टेंट से अपने मेजर प्रोडक्ट के पास कैसे पहुंचेंगे? देखिए डायरेक्ट, तुम लोगों ने मार्कोनी का रूल सुना है? शॉर्ट में कहते हैं MKR, याद है? मार्कोनी काफ रूल, याद है? बच्चे इस्तेमाल करते हैं। कंपटीशन का छात्र इस रूल को कभी इस्तेमाल ना करे, हम तो कभी नहीं करवाते।
हम इस्तेमाल करवाते हैं बेटा PKR, पोरवाल-काफ रूल। ये वर्ल्ड फेमस रूल है। अरे मैंने तो इसकी आवाज मंगल ग्रह से सुनी है। हाँ, हमारे प्लेनेट के बाहर चला गया ये। दिस इज पोरवाल-काफ रूल, माई सेल्फ विकास पोरवाल। ओके, अब ये पोरवाल-काफ रूल क्या है देखिए जरा। मेरा कहना ये है भैया, सुनो तो, कुछ ना करो, पाई बॉन्ड को काटो, दोनों पे प्लस लगा दो। क्या लगा दो? क्या लगा दो? प्लस। जो मोर स्टेबल दिखाई पड़े वो रहेगा, और जो लेस स्टेबल दिखाई पड़े उसको काट के माइनस में बदल दो। बोलो किसमें? खत्म। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, ये वाला प्लस प्राइमरी कार्बोकेटायन था। सेकेंडरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, ये रहेगा। प्राइमरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, काट के माइनस कर दो। दिस इज योर आंसर। प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, डायरेक्ट पहुंचोगे मेजर प्रोडक्ट में। क्लियर? दिस इज कॉल्ड पोरवाल-काफ रूल। कुछ लिखो चाहे ना लिखो, PKR जरूर लिखना, ठीक है? देखो, बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे, लेकिन बेटा जिन बच्चों की पहली क्लास है वो ध्यान दें, पार्ट 1 आना चाहिए। अब कोई हमसे ये ना पूछ ले ये ज्यादा स्टेबल कैसे हो गया, कम कैसे हो गया, हम बोर्ड फेंक के मार देंगे। हाँ, ये ना पूछ लेना, ठीक है? तो कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ जाए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, PKR का इस्तेमाल करेंगे, पाई बॉन्ड को काटेंगे, दोनों पे प्लस लगाएंगे, मोर स्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल को काट कर माइनस कर दो। प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, आपका मेजर प्रोडक्ट आपके सामने। बोलो हाँ या ना? खत्म। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। बेटा क्लियर हो गया? देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको मैकेनिज्म से समझाया कि आखिरकार ऊपर वाला प्रोडक्ट मेजर क्यों है, क्योंकि वो प्रोडक्ट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बन रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे अगर एग्जाम में करोगे तो हो चुका, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे मेजर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ पोरवाल-काफ रूल। बोलो सब लोग क्या करोगे? पाई बॉन्ड को दोनों पे, मोर स्टेबल लेस स्टेबल को काट के बस प्लस को जोड़ दो माइनस से, माइनस को जोड़ दो प्लस से, दैट्स इट। ओके, आइए इस PKR को और बड़े बड़े एग्जाम्पलों से समझा जाए। तैयार है? मैं इसको हटाने जा रहा हूं। हटा दे। PKR, आप जब यहां से आप जाएंगे तो कुछ आए चाहे ना आए, PKR जरूर आपको आएगा, ठीक है? R को हटा मत देना, PK करो। चलिए हटाते हैं इसको। आइए अब मैं कुछ और क्वेश्चन करवाता हूं, डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे नजरे सामने। एक एग्जांपल मैं और करके दिखा रहा हूं, फिर आप लोग करिएगा। चलो देखो, मैंने इस एल्कीन के ऊपर इसको डाला, इसको डाला। क्या पूरी क्लास तैयार है मेरी? हमें तुम बाद में बताना प्रोडक्ट, सबसे पहले ये बता दो इलेक्ट्रोफाइल क्या है। आवाज नहीं आ रही है? D+ और न्यूक्लियोफाइल OH-। गॉट इट? अच्छा, अबे ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है,
सबसे पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल D+, फिर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल OH-। हमें लेकिन डायरेक्ट बनाना है मेजर प्रोडक्ट। हमने लगाया pKa, पाई बॉन्ड को काटा, दोनों पे प्लस लगाया। ये वाला बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये वाला सिंपल सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल वाला तो रहेगा, लेस स्टेबल वाले को काट के माइनस में बदल। बोलो हाँ या ना। बस कुछ नहीं, फर्स्ट स्टेप में अटैक करा देना इलेक्ट्रोफाइल का, और सेकंड स्टेप में अटैक करा देना न्यूक्लियोफाइल। चल कराओ। तो D+ जाएगा यहां पर और OH- जाएगा यहां पर। आपका डायरेक्ट देखिए बेटा प्रोडक्ट बन गया। यहां पे आ जाएगा OH और यहां पे आ जाएगा बेटा D, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। सेकेंडों में काम हो रहा है, सेकेंडों में काम हो रहा है। यस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। लेकिन बेटा अगर आप डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो मारो गोली, सीधे इस्तेमाल करो pKr। फिर से हो जाए एक बार, पाई बॉन्ड को, आवाज नहीं आ रही है, पाई बॉन्ड को दोनों पे मोर स्टेबल लेस स्टेबल को काट के माइनस कर। ठीक है, चलिए क्या अब तुम लोग तैयार हो? देखते हैं पार्ट 1 कितने लोग पढ़कर आए। ठीक, चलिए। चलिए बताइए, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? पार्ट 1 जिसको आता होगा भैया वही करे, बाकी को हम समझा भी नहीं पाएंगे। पाई बॉन्ड को काटेंगे, दोनों पे प्लस लगाएंगे, मोर स्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल को काट कर माइनस में बदल दो। समझ कर लिया? पक्का? चलो खड़ी हो जाओ, बोलो। पाई बॉन्ड को कट किया, दोनों पे पॉजिटिव लगा दिया। तुम कितनी अच्छी हो, आगे बताओ। क्यों? वो तो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। अबे ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ठीक है, लेकिन भैया ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। कार्बोकेटायन के बगल में लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, इसकी स्टेबिलिटी तो भैया बहुत ज्यादा, क्योंकि बॉन्डों की संख्या बढ़ गई। बिल्कुल सही बताया आपने। इसको काटकर हम माइनस में बदलेंगे। 2 कॉली का क्वेश्चन हो गया। प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, और बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। प्लस जाएगा माइनस के पास और माइनस जाएगा प्लस के पास। यस, दिस इज योर बेटा मेजर प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको मैं इसका नाम बताता हूं। इसका नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। राइट। ये वाला प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, ये भयानक बेटा स्टेबल है, इसलिए लेस वाले को काट के माइनस में बदलेंगे। प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास। अगला क्वेश्चन करेंगे, तैयार है सब लोग? चलिए करिए, जल्दी से बताइएगा।
आप करें उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा, फिर आप लोग करिएगा। बेटा करिएगा आप ही लोग। एक चीज देख लो, मैंने जिस रिएजेंट को डाला है वो ICl है। क्या है? तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा और न्यूक्लियोफाइल आप बताएंगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोलो। फोन कॉल है ब्रो काशी से PV सिंधु का। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड पर घसीटेगा, तो इस पर होगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा I+ और न्यूक्लियोफाइल बनेगा Cl-। अब आप बताइए किस कार्बन पे I जाएगा, किस कार्बन पे Cl? लगाइए अपना रेजोनेंस। I+ कहां जाएगा? I+ कहां जाएगा? NO2 वाली रिंग पर या CH3 वाली रिंग पर? सोच लो, पक्का है? खड़े हो जाओ। हितेंद्र, हितेंद्र बोलो पहले। अरे गतवी जी नहीं, शुरू से बोल। पाई बॉन्ड को काटा, दोनों पे प्लस लगाएंगे। अब बेटा तुम देखो कौन ज्यादा स्टेबल, बता। क्यों ये ज्यादा स्टेबल है? क्यों? NO2 पगले -R ग्रुप। क्लियर? ध्यान रखो, हम समझ गए। आप ये सोच रहे हो ये प्लस यहां पैरा पे जाएगा और पैरा से NO2 जाएगा, नहीं। क्या प्लस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाना पसंद करेगा? नहीं। ये आप ये मत सोचिए कि ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, नहीं। अगर ये माइनस होता तो यहां पे जाता। प्लस कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के अंदर नहीं जाना पसंद करता। ये सिंपल अपने -R इफेक्ट को शो करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, याद आया? और ये वाला जो प्लस है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये +R ग्रुप लगा है। प्लस वाले स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, माइनस वाले स्टेबिलिटी को, तो ये लेस स्टेबल है, तो इसको काट के माइनस में बदले। बोलो हाँ या ना? अबे कितने सवाल ऐसे करा दिए यार, भूल गए। बेंजाइल कार्बोकेटायन पे एक बार NO2 लगाया था, एक बार कुछ लगाया था, एक बार CH3 लगाया था, भूल गए क्या? तो CH3 क्या है बेटा? +R ग्रुप। NO2 क्या है? -R ग्रुप। प्लस वाले प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और माइनस वाले प्लस की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। तो ये लेस स्टेबल है, इसको काट के हमने माइनस में कर दिया। चलिए, तो प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास। ये देखो बेटा आपका प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया बेटा? ठीक, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। O2N, और ये देखो माइनस के पास बेटा जाएगा प्लस, और प्लस के पास बेटा जाएगा माइनस। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है? चल, कुछ प्योरवाल काफ रूल क्लियर हो गया। डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर पहुंचना सीख गए। मैकेनिज्म की कोई जरूरत आपको नहीं। एक और दे दे। चल, एक और दे दे। आई, देखो बेटा, मान लो मैंने क्वेश्चन बनाकर दिया, ऐसे दे देते हैं। ठीक है? और मैंने इस पे डाल दिया HCl ले चुका हूं, HBr ले लिया, NOCl ले लिया, ICl ले लिया। चलो HBr ही ले लेते हैं। ठीक है? चलो आप बताना, पाई बॉन्ड को काटे, दोनों पे प्लस लगा। अब दिमाग लगाओ और बताओ ये कौन सा ग्रुप है? -I। बेटा बोलो क्या है? बोलो क्या है?
माइनस वाले प्लस की स्टेबिलिटी को। तो आप बताओ जिसके बगल में ये माइनस आई है, ये इसको ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा और इसको कम डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। लेस स्टेबल को काट के माइनस कर, ओके। बस प्लस चला जाएगा माइनस के पास और माइनस चला जाएगा प्लस के पास। ये देखो बेटा, बिल्कुल आराम से प्लस पे जाएगा माइनस और माइनस पे जाएगा प्लस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि पार्ट 2 में किसका एप्लीकेशन होगा, पार्ट 1 का, ठीक है। तो पोरवाल का रूल बहुत ही अच्छा रूल है। पाई बॉन्ड को काटिए, दोनों पे प्लस लगाइए, मोर स्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल को काटकर माइनस में कर दो। अब कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, अब देखो ये सब हम नहीं बता पाएंगे, ये सब पार्ट 1 में हमने बहुत पढ़ा रखा है, रेजोनेंस में पढ़ा रखा, एप्लीकेशन में पढ़ा रखा, बहुत पढ़ा रखा है, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। सिर्फ आपको 1 मिनट देंगे, पांचों एग्जाम्पल देख लीजिए, सिर्फ 1 मिनट। बोलिए, शायद देख लिए बेटा। तो इस प्रकार से आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं एल्कीन की, किनके किनके साथ, H2, X2, HX, HOCl, NOCl, H2SO4, एसिटिक एसिड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। मेजर प्रोडक्ट चूंकि हम लोग हमेशा बनाते हैं, तो उसको बनाने का तरीका है कि मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनना चाहिए। अब ऐसा काम अगर आप एग्जाम में करेंगे तो बहुत समय नष्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट टेक्निक हमने बच्चों को बताई, पाई बॉन्ड को काटो, दोनों पे प्लस लगाओ, फिर अपने पार्ट 1 के एप्लीकेशन लगाकर ये सोचो कि मोर स्टेबल कौन है और लेस स्टेबल कौन है। मोर स्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल को काटकर माइनस कर दो, प्लस जोड़ दो माइनस से, माइनस जोड़ दो प्लस से, आपका आंसर आपके साथ। क्लियर है? अच्छा ठीक है भाई। जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना आप सीख गए, मेजर प्रोडक्ट बनाना आप सीख गए, अब हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे बात नंबर 1, क्या सुनना बेटा, यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन, और तुम लोग को तो मालूम है ये इकलौता इंटरमीडिएट है जिसमें रीअरेंजमेंट की भरपूर संभावना है। किसकी बेटा? यस। तो हमारा अगला पॉइंट यही है कि एस reaction intermediate is
कार्बोकैटायन, hence rearrangement may takes place. As reaction intermediate is carbocation, hence rearrangement may takes place. हमने में क्यों बोला? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लो मैंने एल्कीन आपको ये दी, ओके, और मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसा करो, इसमें HBr के एडिशन कराओ और मेजर प्रोडक्ट को बनाओ। पेन कॉपी बंद, नजरें सामने, ठीक। आइए देखते हैं। यार एल्कीन दिया है, HBr का एडिशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। सबसे पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, बनेगा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होगी तो होगा, और नहीं होने की होगी तो नहीं होगा। अब देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल H+ को ऐड करवाया अकॉर्डिंग टू pKr। अब देखो जरा, पाई बॉन्ड को काटा, दोनों पे प्लस लगाया। सहमत हो? अब मुझसे तो ना पूछो कम से कम, मोर स्टेबल कौन? सेकेंडरी वाला मोर स्टेबल, प्राइमरी वाला लेस स्टेबल। तो प्राइमरी को काट के माइनस कर दिया, कोई प्रॉब्लम? अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये माइनस से जाकर जुड़ गया और आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। ये देखिए, ये देखिए, बोलो हाँ या ना? अब देखना, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम लोग पोरवाल-काफ रूल लगाते हैं तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है जो मेजर प्रोडक्ट को लीड करता है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कभी कभी आप देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को और बढ़ा सकता है वाया रीअरेंजमेंट। अगर ध्यान से आप देखें, पूरी क्लास को दिख गया होगा, अगर ये प्लस इस कार्बन पे पहुंच जाए तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा वाया 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। इस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप इस लेस स्टेबल कार्बन की तरफ रीअरेंज होगा, जिसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। प्लीज देखिए, लिखने का समय दे देंगे। क्या हुआ, इस पर आ गया बेटा प्लस और CH3 माइनस बगल वाले पे चला गया तो उसका प्लस क्या हो गया? खत्म। ओके, अब देखिए बेटा, पोरवाल-काफ से जो कार्बोकैटायन बना था उसने अपनी स्टेबिलिटी को फर्दर गेन किया वाया रीअरेंजमेंट। नाउ दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब इस मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पर सेकेंड स्टेप में अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, जो मैंने ले रखा है। बोलो बेटा, क्या ये स्लो स्टेप होगा? ये फास्ट स्टेप होगा और ये न्यूक्लियोफाइल प्लस पे जाकर जुड़ जाएगा और ये देखो बेटा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा, जानते बेटा, अगर आप लोग इसके ऊपर Br माइनस को जोड़ देते तो ये बेटा आपका मेजर नहीं माइनर प्रोडक्ट होता। अच्छा, मतलब सर
पीकेआर लगाने के बावजूद भी क्या माइनर बन सकता है? हां, माइनर बन सकता है। अगर पीकेआर लगाने के बाद एक ऐसा कार्बोकेटायन बन जाए जो फर्दर अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है, तो आपको रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। पीकेआर से बनने वाले कार्बोकेटायन को भी फर्दर स्टेबलाइज करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाकर मेजर प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। राइट, लिखिए। लिखिए इसको। बेटा, जिन बच्चों की पहली क्लास है वो घर पर जाकर अपनी फ्रेंड्स की हेल्प से पार्ट 1 को थोड़ा उनसे सीखें, और नहीं तो एडमिशन होने के बाद वीडियो के द्वारा अपने पार्ट 1 को कंप्लीट करें, क्योंकि मैकेनिज्म पकड़ने का मतलब होता है पूरी ऑर्गेनिक आपकी मुट्ठी में आ गई है। चलिए, अब देखिए, जिन बच्चों ने पार्ट 1 बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन लगाए हैं, मेरी बात मानी है, देखिए वो अपने समय को कैसे बचाते हैं। देखिए, क्या लिख लिया बेटा? देखिए, अब हम थोड़ी सी आपकी स्पीड और बढ़ाना चाहेंगे। देखिए, जिन बच्चों की कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाते हैं कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, पीकेआर लगाकर अपने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराना है। रास्ते में बनेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अब न्यूक्लियोफाइल ऐड कराने से पहले तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ये देखो कि कहीं ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फर्दर स्टेबिलिटी गेन तो नहीं कर रहा। अगर वो फर्दर स्टेबिलिटी गेन करे, जैसा कि यहां पे गेन कर रहा है, तो आपको रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। फिर आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएंगे और अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। अच्छा सुनना, अब किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, तो देखो वो डायरेक्ट कैसे करेगा, बहुत आराम से। अबे पाई बॉन्ड को काटो, दोनों पे प्लस लगाओ, ये लेस स्टेबल है, ये माइनस होगा, ये मोर स्टेबल, ये प्लस होगा। अब देखिए, बच्चे को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, सब यहां चल रहा है। यहां पे जोड़ देंगे H प्लस को, ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये सेकेंडरी है, अगर ये बगल वाले पे पहुंच जाए तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, हवा में ये चला जाएगा यहां पर, यहां पे आएगा प्लस, इस पे आके माइनस, जो है डायरेक्ट। ये सब कौन करता है बे? ये तो टीचर आपको पढ़ा रहा है, इसलिए वो आपको सिस्टमेटिक करके दिखा रहा है। जब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या तुम ऐसे करोगे क्या? नहीं मेरे भाई, तुम तो पेन में नहीं उठाओगे, टिक किया, आगे बढ़ गए। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इतना हो जाता है, तो यहां पे मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा अब फ्यू पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या? देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड का मतलब HX, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो समझो, आपके पास 4 हैलोजन एसिड है,
HF, HCl, HBr और HF। आवाज नहीं। सभी लोगों ने अभी अभी HCl और HBr की एडिशन देखे ही थे। पहले H प्लस जाता है, फिर Cl माइनस या Br माइनस जाता है। हमें यह पता करना था इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अच्छा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इनमें से जो सबसे जल्दी H प्लस देगा वो H प्लस एल्कीन के ऊपर सबसे जल्दी अटैक करेगा और सबसे जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब जो जितना जल्दी H प्लस देगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के प्रति उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। और मेरे छात्र जानते हैं सबसे जल्दी H प्लस वो देता है जो सबसे ज्यादा एसिडिक हो। हाँ या ना? क्या याद है आपको पीरियोडिक टेबल? किसी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। हाँ या ना? और पीरियड में चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे जा रहे हैं किसी ग्रुप में, साइज बेटा बोलो बढ़ेगा। तो हेलोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो वो बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेगा, उतनी जल्दी H प्लस देगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों अगर बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, आप 7th ग्रुप में चल रही हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऊपर से नीचे जाएंगे, हेलोजन का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा वो जल्दी से टूटकर H प्लस देगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, तैयार? अब सुनना बेटा, देखिए वैसे मैंने पूरे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को पोरवाल-काफ रूल से पढ़ाया। मार्कोनी-काफ रूल 12th में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। कंपटीशन का छात्र कभी भी मार्कोनी-काफ को नहीं लगाता, क्योंकि बहुत स्थानों पर मार्कोनी-काफ से रिजल्ट जो आते हैं वो गलत आते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि आप पोरवाल-काफ रूल लगाएंगे, फिर से बोल दो क्या है, पाई बॉन्ड को काटो, दोनों पे प्लस लगाओ, मोर स्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल को काटकर माइनस, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा माइनस पर, न्यूक्लियोफाइल जाएगा प्लस। खत्म करो बात को, ठीक? अच्छा, फिर भी कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि आपके नीट में मार्कोनी का रूल ही पूछ लेते हैं। अप्लाई तो कभी नहीं करोगे तुम लोग, लेकिन कोई आपसे मार्कोनी का है पूछ ले, रूल क्या होता है तो बताना तो पड़ेगा आपको। लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो मार्कोनी-काफ रूल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फॉलो मार्कोनी-काफ रूल इसी के आगे एरो लगाकर हम मार्कोनी-काफ को लिखवा दे रहे हैं। अकॉर्डिंग हिम पॉजिटिव पार्ट ऑफ unsymmetrical reagent, positive part of unsymmetrical reagent attacks to that carbon of
unsymmetrical alkene which have more number of hydrogen. ठीक है, हमारी पूरी क्लास अनसिमेट्रिकल एल्कीन को अंडरलाइन करे। सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। आइए बेटा, तुम लोगों ने कल सवाल लगाए थे कि नहीं लगाए? कितने लोगों ने सवाल लगाए थे? भाई जितने लोग के हाथ खड़े हो रहे हैं उन्हीं का आत्मविश्वास झलक रहा है। कितना समझाया था हमने, हमें आइंस्टीन की जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए न्यूटन जैसा आईक्यू लेवल, हमें सिर्फ चाहिए है एक डिवोटेड सिंसियर लेबोरियस स्टूडेंट। बस हमें नहीं चाहिए खरगोश की तरह भागने वाला, हमें सिर्फ चाहिए कछुए के तरीके चलने वाला। बड़े जोश में आते हैं आप लोग एडमिशन लेने और तैयारी करने, 2 मिनट में हवा निकल जाती है 2 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। हमने कभी रूटीन बनाया ही नहीं 7 घंटे 8 घंटे घर पे पढ़ने का। हमने कभी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करी ही नहीं है। कभी मन आया तो 5 घंटे पढ़ लिया और कभी मन आया तो नहीं पढ़ा। छुट्टी किस लिए करी थी? कि पार्ट 1 पढ़कर आओगे और सीट को पूरा सॉल्व करो। कैसे सिलेक्शन हो जाएगा आप बताइए? एक टीचर और क्या कर सकता है? यही तो इसकी इंपॉर्टेंस को बता ही तो सकता है कि इसको आने का मतलब है कि 15 सवाल ठीक हो गए ऑर्गेनिक के, फिर भी लापरवाही। जानते हो बहुत से बच्चे एक्सक्यूज क्या देंगे? सर कल टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, सर कल टेस्ट लगा तो टेस्ट लगा तो करंट टॉपिक को छोड़ दोगे? टेस्ट की पूरी तैयारी कल ही की जा रही थी क्या? टेस्ट की पूरी तैयारी आज की जाएगी? सिर्फ टेस्ट की डेट तो 15 दिन पहले अनाउंस थी कि 15 दिन के बाद फलाना फलाना चैप्टरों का टेस्ट होना है। तो 15 दिनों में क्या किया? 4 महीने शेष बचे, 4 तिहाई 12, 120 दिन। अभी भी समय, रूटीन से पढ़ो, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो। अपने दिन का कुछ समय करंट टॉपिक को देना है और कुछ समय टेस्ट के टॉपिक को तैयार करने के लिए देना है। जब इस साल समय आधा मिल रहा है तो इस साल मेहनत जाहिर सी बात है क्या करनी पड़ेगी? डबल करनी पड़ेगी। कैसे समझाएं आपको? ऐसे कितने बच्चे मैं आपको बताऊं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं जिनका फुल पेमेंट जमा है कोचिंग में। माता पिता एडमिशन करवा गए, पढ़ने नहीं आए आज तक, हॉस्टल में सो रहे हैं, शाम को उठते हैं 12 बजे, बदनाम की चाय पीते हैं, मोबाइल करते हैं, घूमते हैं, फिर रात को जाकर खाना खा के सो जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं आते क्यों? यही उम्र बची है ये सब मस्ती करने की। सिलेक्शन लो, बुढ़े हो जाओगे का 1 साल बाद कि 2 साल बाद बुढ़े हो जाओगे कि मस्ती करने की उम्र निकल जाएगी, जिंदगी पड़ी। अभी नीचे बात चल रही थी 1500 एडमिशन है इस साल। कोरोना काल में बच्चे बहुत कम हो गए क्योंकि मैक्सिमम बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, जिसमें से लगभग 1200-1100 बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट टाइम पे बच्चे आ रहे हैं 800, 900, 200 बच्चे। फीस जमा है पूरी, घूम रहे। अरे आपके हॉस्टल में होते होंगे, सो रहे, मिलते होंगे आपके हॉस्टल में। बिल्कुल लापरवाही। कोरोना काल में माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, पैसे नहीं है वो पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम लापरवाही कर रहे हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग भी चूंकि गार्जियन है, हम लोग को मालूम है कि इस साल हालत बहुत टाइट है।
ज्यादा पैसे से नहीं है, फिर भी बच्चों को तो पढ़ाते हैं, गार्जियन अपना काम रोक के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सभ्यता है हम लोगों की। बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। आज का केस है एक, आज ही एक केस हुआ, एक बच्चे की एडमिशन हुआ होगा, 20,000 रुपए उसका बैलेंस, आज ही की बात है, नाम नहीं बताएंगे। फोन गया गार्जियन के पास, बैलेंस बाकी है। क्या बात कर रहे हैं सर, हमने तो पैसे बच्चे को दे दिए। अब गार्जियन उसने भी तुरंत बच्चे को कॉन्फ्रेंस में ले लिया। अब बच्चा क्या बोले, 20,000 रुपए का उड़ा आदेश, मोबाइल खरीद लाया, 20,000 रुपए पूरे उसने बर्बाद कर दिए, कोचिंग आराम से हॉस्टल में बैठा हुआ है। आज सुबह की बात है। गार्जियन बेचारे ने 20,000 रुपए बच्चे को दिए, उसने मोबाइल में उड़ा दिए, कोचिंग आना बंद। तो कोचिंग आओगे तो रोका जाओगे। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्या मिल रहा है इस काकतों में, है क्या इस काकतों में यार। ना साला कोई घूमने की जगह है, ना कोई बढ़िया चीज यहां पर है। कहां बदनाम की चाय पीने मजा आ रहा है, और दाएं बाएं जो है घूमने में मजा आ रहा है गलियों में। समय है, इसको खत्म करिए। 4 महीने लग के जरा पढ़ाई करिए, हमारी बात मानिए। आपने हमसे वादा किया था, अगर आपको याद हो सर, आपको हम 100% फॉलो करेंगे। हमने आपसे वादा किया था, हम 45 में 45 सवाल आपके सही कराएंगे। आप अपना वादा तोड़ रहे हैं, तो मेरा वादा ऑटोमेटिक टूट जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, वो टूट ही जाना है। तो 4 महीने हैं, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके सिलेक्शन को बहुत आगे ले जाएगा। हर 15 दिन में एक बढ़िया टेस्ट हो रहा है, उसको बहुत अच्छे से दीजिए। नहीं देना ओमेगा में मत दीजिए भैया, कहीं और दीजिए, परंतु दीजिए। उस टेस्ट पेपर को नीट का पेपर मान के 600, 650, पौने 600, 550 लाने का प्रयास करिए। कल की तारीख में 4 बच्चों ने मैसेज भेजा अपना अलॉटमेंट लेटर। कल पता चला 4 बच्चों को, एक को सैफई मिला है, एक को जालौन मिला है, एक को आपका मिला है बस्ती, और एक को आपका गोरखपुर शायद मिला। कल 4 बच्चों ने मैसेज भेजा, बड़े खुश थे। कोई R1 बैच का था और 2 बच्चे R4 बैच के थे, एक शायद याद नहीं मुझे किसका। फोटो तुम लोग जानते हो, चाहो शेयर दिखा देंगे आपको। बड़े खुश थे सर, अब ऐसा लग रहा है सर कि सर लाइफ जो है सेटल हो गई है और बड़ा इससे खुशी मिल रही है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टीम जाम बोला हमारे बारे में, तो हमने कांग्रेस बोला उनको। सद्दाफ अली R1 बैच में था, सुनील R4 बैच में था, और 2 नाम और है मुझे याद नहीं है। लगभग 70-80 सिलेक्शन हुए, जिसमें से 35-40 बच्चों की लिस्ट नीचे रखी हुई है। और ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं 20-25 जो बताते ही नहीं है, सिलेक्शन हो जाता है उनका। तो उस सिलेक्शन को ध्यान में रखिए, उस व्हाइट कोट के बारे में सोचिए, माता पिता की खुशियों के बारे में सोचिए, और इन 4 महीनों को पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करिए। हमारी बात मानिए, ठीक है। तो पढ़ाई करिए और टेस्ट सीरीज को एक अच्छा मुकाम दीजिए। हर टेस्ट को ऐसे नीट का टेस्ट मानकर पेपर दीजिए, बहुत जरूरी। आइए बेटा, तो हम लोग देख रहे हैं, वैसे तो अपन को इस मार्कोनिकॉफ रूल को कभी भी अप्लाई नहीं करना है, कभी नहीं करेंगे, हमेशा लगाएंगे पोरवाल काफ। लेकिन कोई पूछ ले कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, तो भैया बताना तो पड़ेगा। ठीक, देखो पहले सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर लगता है। किस पर? यार देखिए बेटा जरा, अब इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये दिया, मैंने बोला क्या ये एल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी? बिल्कुल करेगी। देखिए बेटा, देखिए यहां पर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब ये नहीं है कि 20 से काटा 2 बराबर भाग है कि नहीं है। यहां पर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनके पास हाइड्रोजन की संख्या कैसी है। सेम तो सिमेट्रिकल, डिफरेंट तो अनसिमेट्रिकल। जैसे यहां पर क्या है, डिफरेंट, ये अनसिमेट्रिकल है। और अगर बच्चों ये अनसिमेट्रिकल है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे देखो बेटा,
बताओ, क्या ये एल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी? नहीं करेगी। ये सिमेट्रिकल है, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेगी। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? फॉलो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। आप ध्यान दीजिए बेटा, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये मार्कोनिकॉफ को फॉलो नहीं करेगी। तो मार्कोनिकॉफ रूल बच्चों वही फॉलो करते हैं जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या डिफरेंट हो, एल्कीन अनसिमेट्रिकल। ठीक, क्यों ऐसा है? अरे ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्कोनिकॉफ जो है वो हाइड्रोजनों की संख्या पर ही तो काम करता है। जब तक हाइड्रोजनों की संख्या डिफरेंट है तब तक ये लगेगा, और जहां हाइड्रोजनों की संख्या सेम हो गई ये लगना बंद हो जाएगा। ठीक, तो अब बात करते हैं कि मार्कोनिकॉफ है क्या। देखिए, मार्कोनिकॉफ कहता है किसी एल्कीन में जब हम किसी रिएजेंट को डालते हैं, समझाने के लिए लिखना मत, मान लो HBr को डालना, किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब किसी रिएजेंट को डालते हैं तो पॉजिटिव वाला पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जहां हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होगी। मतलब आप पाई बॉन्ड को काटेंगे, प्लस को भेजेंगे वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और माइनस को भेजेंगे वहां जहां हाइड्रोजन कम है। यही कहलाता है मार्कोनिकॉफ रूल। अंदर की बात बताओ, मार्कोनिकॉफ एक्चुअली मेरा स्टूडेंट था। ये पिछले जन्म की बात है, बस थोड़ा सा होशियार था, हम रूल बनाने में चूक गए, उसने रूल बना के छपवा दिया। आप जरा देखिए, पोरवाल काप से ही मार्कोनिकॉफ पैदा हुआ है। देखिए, तुम ले लो, सुन ला, मार्कोनिकॉफ यही तो कह रहा है ना कि प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा और माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन, यही तो बोल रहा है। आओ जरा पोरवाल काप लगाओ। नहीं 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 नहीं, तुम लगाओ, पाई बॉन्ड को हटा, दोनों पे प्लस लगाया। ये मोर स्टेबल है, सेकेंडरी रहेगा, ये लेस स्टेबल है, प्राइमरी। काट के खुद देख लो, प्लस जा रहा है माइनस के पास, माइनस जा रहा है प्लस। ये हम ही से निकला है, ये मार्कोनिकॉफ पोरवाल काप से ही निकला है मार्कोनिकॉफ। ठीक समझ रहे हो ना? अब तुम तो सिर्फ लग रहे हो अनसिमेट्रिकल में, हमारा पोरवाल काप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सब पे लगता है, वर्ल्ड वाइड है। आजकल तो दूसरे ग्रहों से भी आवाज आने लगी है ना? तो इसलिए बेटा सुन लो फिर से, मार्कोनिकॉफ कभी लगाओगे? हमेशा लगाओगे पोरवाल। हाँ, ये कोई आपसे पूछ ले तो बता देना कि भैया पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। दैट्स इट। क्लियर? आप खुद सोचिए बेटा, खुद सोचो जरा। चलो, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, बोलो हाँ या ना? कराया था। अब देखो, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, बोलो हाँ या ना? ये लगेंगे? तो आदमी काम करेगा? नहीं, महान आदमी पोरवाल का। क्यों? पहले से आंसर आएगा। पाई बॉन्ड को काटा, दोनों पे प्लस लगाया, मोर स्टेबल, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा, लेस स्टेबल को काट के माइनस। क्लियर? तो देखिए, सिमेट्रिकल एल्कीन्स पर जहां मार्कोनिकॉफ काम नहीं करता है, अपना पोरवाल काप हर जगह काम करता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ ली, यही पर्याप्त है, कभी भी इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कितने पॉइंट हो गए? फ्यू पॉइंट में 2। हटा दो बेटा, इसको हटा दे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं बेटा आपको ना, इतना लिखना था आपको, इतना। तो एक बार फिर से बोल दो बेटा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, रुक जाओ, पॉजिटिव पार्ट किस कार्बन के पास जाएगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा। सिमेट्रिकल एल्कीन पे काम करेगा या अनसिमेट्रिकल?
ठीक है, आपके मेडिकल में मैंने देखा है डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे गए बेटा, इनमें से किस एल्कीन पर बेटा हम नहीं जा पाएंगे वहां पे, आ जाओ, ये तार छोटा है ना, वहां जाएंगे नहीं, जरा निकालना बैटरी। इनमें से किस एल्कीन पर मार्कोनी-काफ रूल काम करेगा? 4 एल्कीन बनी होती है, सिमेट्रिकल पर नहीं करेगा, अनसिमेट्रिकल पर। ठीक है, थैंक यू, रख दो बेटा। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 3। आइए बेटा, हम लोग चलते हैं फ्यू पॉइंट में पॉइंट नंबर 3 की तरफ। देखिए, सुनिए जरा, ये पॉइंट भी जरा अच्छे समझिएगा। हम लोगों के मेडिकल में कभी कभी क्वेश्चन बेटा ऐसे भी आते हैं, आपको 4 एल्कीन बनाकर दे दी जाती है। कितनी बेटा? 4। और क्वेश्चन पूछते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन चारों में कौन है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एल्कीन होती है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। अब सुनना, सोचो सोचो सोचो, बहुत बार बताया, ये कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये एल्कीन उतनी तेजी से उसमें बदलना चाहेगी, मतलब इसकी रिएक्टिविटी उतनी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर? अच्छा, तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, ये लिखना बहुत जरूरी है। किसके प्रति? टुवर्ड्स, बोलो बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये बोलना बहुत जरूरी है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बनने वाला कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उस एल्कीन का रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। किसके प्रति? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के प्रति। ये बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, भूल गए होगा पार्ट 1, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लाइक फेवर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस वाले, बोला करो, बढ़ाएंगे और माइनस वाले घटाएंगे। बोलो हाँ या ना। तो जो बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, वो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। ओके, अब सुनना कुछ और सुन। आज मैं लाइक फेवर लाइक, ये जो विकास पोरवाल का रूल है कि प्लस वाले ग्रुप प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं और माइनस वाले ग्रुप माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, सुन लो बे, आज के बाद इस रूल को आप एक और जगह भी लगाओगे। कौन सी जगह? सुनना, जब कभी किसी के प्रति किसी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी पूछी जाए, तब भी तुम लाइक फेवर लाइक को लगा सकते हो। कहने का मतलब, जैसे हम इसकी रिएक्टिविटी किसके प्रति पूछ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब प्लस, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल? हैविंग पॉजिटिव। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी पूछ रहे हो तो लाइक फेवर लाइक लगा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर। आपकी रिएक्टिविटी 10 गुना बढ़ा दी हमने।
कोई जरूरत नहीं है आपको कार्बोकेटायन बनाकर देखने की और फिर स्टेबिलिटी चेक करने की। इलेक्ट्रोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी पूछ रहे हो, अच्छा प्लस के प्रति पूछ रहे हो, लगा दो लाइक फेवर लाइक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस। एम राइट? जैसे देखो बेटा, जैसे सामने देखेंगे, हमने आपको ये 3 एल्कीन दी, एक ये दी बेटा और एक एल्कीन ये दिया, ठीक, और एक एल्कीन ये दिया। आप सब लोग देखना, सबसे पहले बिना पेन कॉपी चलाए डायरेक्ट आंसर बताएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए। यहां पे 2 प्लस आई प्लस आर ग्रुप है, यहां पे 1 प्लस आई प्लस आर ग्रुप है, यहां पर कोई भी प्लस आई प्लस आर नहीं। तो इसकी रिएक्टिविटी और उसकी रिएक्टिविटी है ना, कुछ करना पड़ा क्या? नहीं। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर towards EAR, electrophilic addition reaction। लाइक फेवर लाइक आप यहां पर भी लगा सकते हैं और बिना अपना समय गवाए डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। पहले वाले पे 2 प्लस आई प्लस आर ग्रुप है, दूसरे वाले पर 1 प्लस आई प्लस आर ग्रुप है और तीसरे वाले पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जरा मेरी R2 बैच जरा बोलेगा एक बार फिर से, ये हम लोग जो प्लस आर और माइनस आर बोलते हैं, इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ तब होता है जब रेजोनेंस की संभावना होती है। पिछली क्लास में याद है बहुत ज्यादा समझाया था इस पॉइंट को। एक सवाल हमने बनाया था, OCH3 लगाया था, याद है? तो बहुत वहां पे मैंने समय दिया था क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है CH3 प्लस आर, हर जगह प्लस आर माइनस आर लगाने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जहां पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है वहां पे प्लस आर माइनस आर लगाया जाता है। ठीक है, देखिए सुनो, देखिए, सोचो सोचो सोचो, ये sp2 सिस्टम है, बगल में अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, हाइपर कंजुगेशन होगा तो प्लस आर इफेक्ट लगेगा। प्लस आई माइनस आई तो हर जगह लग जाते हैं, लेकिन प्लस आर माइनस आर हम तभी बोलते हैं जब रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो। ओके, हाँ, यहां पे प्लस आर इफेक्ट भी लगना है और प्लस आई इफेक्ट भी लगना है। प्लस वाले रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम सबसे कम। पूर्वाल तरीका हो गया, किताबी तरीका जो ऊपर लिखा हुआ है, देखिए किताबी तरीका। बच्चों, जब इसमें आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करा दोगे, किताबी तरीका पे आई है, जब इसमें आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराओगे तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा, तो आप तो प्लस इसी पे आएगा, बोला करो प्लस इसी पे आएगा। समझ गए होंगे अब तो हमें प्लस को काट के माइनस में करने की जरूरत है। अब समझ गए कि नहीं समझे? अब खुद देख लो, इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में एक तो ये टर्सरी है, ये कैसा है सेकेंडरी, और ये कैसे बनेंगे प्राइमरी बनेंगे। आप ही बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो टर्सरी कार्बोकेटाइन अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये वाली एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये किताबी तरीका है। समझ में तो दोनों आ गए होंगे, आए कि नहीं आए? आप देख सकते हैं इस एल्कीन में जब इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो माइनस में जाके जुड़ जाएगा और कार्बोकेटाइन बनेगा टर्सरी। आप देख सकते हैं टर्सरी। यहां पे जब कार्बोकेटाइन बनेगा सेकेंडरी, और यहां पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ओके, जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा बेटा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देते हैं इसी के ऊपर। तो किससे करोगे? कार्बोकेटाइन बना के करोगे या डायरेक्ट करोगे? डायरेक्ट करेंगे, लाइक फेवर लाइक।
जितने ज्यादा प्लस आई प्लस आर होंगे रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। अगला करोगे, इसी के नीचे लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन, इसी के नीचे लिखिएगा बेटा, मैंने एक एल्कीन ये दी और जिसके पैरा पोजीशन पे -R NO2 ग्रुप को लगा दिया, यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगाया और यहां पे मान लो लगा दिया हमने बेटा हितेंद्र। अब देखो OCH3, ठीक, क्या मेरे बच्चों को पेन भी उठाने की जरूरत है? बोलो, बताइए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, बोलो, इसके अराउंड कौन सा ग्रुप लगा? सेंटर एटम ने पाई बॉन्ड बनाया, इसके अराउंड कुछ नहीं, ये कौन सा? जल्दी बताओ ना, माइनस वाले रिएक्टिविटी को घटाते हैं और प्लस वाले। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ओके बेटा, तो डायरेक्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को किताबी तरीके के कीड़े काट रहे हैं तो वो भी देख ले, किताबी तरीका। चल बोल, प्लस किस पे आएगा, माइनस किस पे आएगा? प्लस बोलो, लेफ्ट वाले पे आएगा क्योंकि ये मोर स्टेबल बेंजाइलिक होगा, और यहां पर आएगा माइनस। अब खुद देखो, प्लस पर लगा है -R, स्टेबिलिटी घटाएगा। यहां पे स्टेबिलिटी बढ़ाने या घटाने वाला कोई नहीं है, और इसके अराउंड स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला +R लगा। बोलो बेटा, तो +R प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो उस एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, -R प्लस की स्टेबिलिटी को घटाएगा तो उस एल्कीन की रिएक्टिविटी कम होगी। बोलो बच्चों, हाँ या ना? चलिए, ये हमने आपको तीसरा पॉइंट पढ़ाया, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट? अच्छा।